Assalamu alaikum, dear students. Today our topic of discussion is Pauli exclusion principles. This is the another part of quantum mechanics 1, which is the different from operators is like spin. What is the effect of the spin of two electrons and fermions, and what is say that Pauli exclusion principles? According to the Pauli exclusion principles, two fermions and any two electrons cannot exist in the same state. If they are identical particles and exist in the same state, but make sure their spin is opposite. सो स्टूडेंट्स के अगर उनकी स्पिन जो है वो ऑपोजिट होगी देन वो एक स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो एक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये है, इसको आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे और इसकी डिटेल देखेंगे और मैथमेटिकली किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि दो जो हैं स्टेट दो इलेक्ट्रॉन्स या फर्मियंस एक ही स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। Now students, Pauli exclusion principle. What is Pauli exclusion principle? Actually, Pauli is a scientist name which explain this principle. That's why this principle is called Pauli exclusion principle. And what is the meaning of this principle? According to Pauli exclusion principles, two fermions cannot have the same state. Salter determinant is 0 if any two rows and columns equal. So it means that are two identical particles with antisymmetric function cannot share a single eigenlevel. This is known as Pauli exclusion principle. So students, इसका मतलब क्या है? Pauli exclusion principle के मुताबिक वो कहता है कि दो फर्मियंस जो हैं वो एक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो फर्मियंस. सो इफ इलेक्ट्रॉन्स हैव दिस इज वन क्वांटम स्टेट्स एंड टू इलेक्ट्रॉन्स हियर. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्चुअली स्पिन पर बेस करता है, यानी कि ये स्पिन के बारे में भी थोड़ा सा बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर उनकी सेम स्पिन है, अगर टू फर्मियंस हैं या आप कह लें कि टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनकी सेम स्पिन है तो वो एक ही लेवल में एक ही क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते. इट्स मीन दिस इज रॉन्ग. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ बिकॉज टू फर्मियंस आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स as same like if two electrons are same, so it is difficult to differentiate the identical particles. How to differentiate these identical particles? So that's why according to the spin of these two fermions or two electrons, we say that these are two particles exist in a one quantum state if their spin is different. For example, this is the level of, and one electron has spin up and the other electrons have spin down. So in this quantum state, two electrons or two fermions exist. This is true. But with the same spin, they cannot exist in one quantum state. This is the Pauli exclusion principle. What is the Salter determinant is 0. साल्टर डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स हमारे पास होता है कि अगर आप दो वेव फंक्शंस या आपके पास दो, जैसे हमने कहा यहाँ पर हमारे पास दो फर्मियंस हैं या दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते. उनकी जो है वो अगर स्पिन, उनकी मोशन जो है स्पिन वो डिफरेंट होगी, देन वो एक क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं. इसी तरह से हमारे पास जो साल्टर डिटर्मिनेंट होता है वो अगर आप दो वेव फंक्शंस लेते हैं, दो पार्टिकल्स लेते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आप हीलियम का एलिमेंट लेते हैं. हीलियम में दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो ही पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, दो प्रोटॉन होते हैं. अगर हीलियम का एक एटम आप लेते हैं और उसका वेव फंक्शन लिखते हैं, लेट्स सपोज कि आप कहते हैं कि जो हीलियम है उसमें जो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है किसी एक क्वांटम स्टेट में, उसकी पोजीशन है R1, ठीक है, और उसकी जो क्वांटम स्टेट है उसको आप कह लें साई, या उसका वेव फंक्शन जो है उसको आप कह लें साई ऑफ 1,
ठीक है। और इसी तरह से जो दूसरा पार्टिकल है हीलियम का वो है R2, और उसकी जो क्वांटम स्टेट है या उसका जो वेव फंक्शन है वो आपके पास है psi(2). So how to write these two quantum states and wave function? According to quantum theory, two particles के वेव फंक्शंस को हम कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन लिख सकते हैं। कंबाइन कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल psi R1 R2 which is equal to psi of 1। फॉर एग्जाम्पल ये हम कह देते हैं पार्टिकल A है, उसके लिए psi1 है उसका वेव फंक्शन, ये पार्टिकल B है उसके लिए उसका वेव फंक्शन है। तो यहाँ पे हम कह देते हैं psi of A1 प्लस इंटू psi of B2। हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक आप कह लें कि वेव फंक्शन है या उसके सिमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, दो डिफरेंट स्टेट्स में हैं, दो पार्टिकल्स हैं psi of A और psi of B और डिफरेंट स्टेट्स में 1 और 2 में, और उनकी ये कोई भी पोजीशन है R1 और R2, तो उनके वेव फंक्शन को हम कंबाइन करके इस तरह से उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। Thus they cannot have identical sets of quantum numbers। अब what is quantum numbers? स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वांटम नंबर्स जो हैं वो मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़े हैं, ठीक है। और इसमें भी आप देखते हैं क्वांटम नंबर्स, आपको पता है कि आपके पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं जिनमें आपके पास एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको आप n से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल n represents the principal quantum number and the second is L, azimuthal quantum number। यहाँ मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, पूरा कंप्लीट स्पेलिंग नहीं लिख रही क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़े हुए हैं, इसको जस्ट हम ओवरव्यू ले रहे हैं। और थर्ड आपके पास आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी इसको बोल लेते हैं आप, m of L से डिनोट करते हैं। और लास्ट वन आपके पास आ जाता है m of S। और m of S क्या है? आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर है, यानी कि मैग्नेटिक स्पिन या स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये काम क्या है इनका? क्वांटम नंबर्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट्स करते हैं या इनका मकसद क्या है? तो क्वांटम नंबर्स के बारे में आप उसमें भी आप लोग पढ़ते हैं कि क्वांटम नंबर्स का जो है वो फंक्शन क्या है, किसको रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होता है, टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और स्पिन क्वांटम नंबर। जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो हमारे पास जो है वो उसकी शेल्स के बारे में बताता है, ठीक है। किसके बारे में बताता है? शेल्स के बारे में। शेल्स अब क्या होते हैं आपके पास? यानी कि जो आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स होते हैं ना, कोई भी आपके पास हीलियम एटम है, जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेट्स सपोज, तो वो इस तरह से फर्स्ट शेल में 2 आते हैं और सेकंड में जो है वो इस तरह से 8, फिर थर्ड, तो ये शेल्स होते हैं। ये शेल्स के बारे में बताता है जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट होता है एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। ये हमारे पास सब शेल्स के बारे में बताता है। ये जो शेल्स हैं ये KLMN को डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये सब शेल्स के बारे में बताता है, जो कि SPDF आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, SPDF। तो ये हमें उसके बारे में बताता है, यानी कि S में आपके पास 2 आते हैं,
पी में आपके पास 6 आते हैं, डी में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और लास्ट वन आपके पास एफ में 14 आते हैं। और ये किस तरह से आते हैं वो भी आपको फार्मूला पता है कि अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला सो स्टूडेंट्स 2n², यानी कि आपके पास जो n की वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो हमारे पास होती है 0 1 2 3, यानी कि n इज इक्वल टू 0 1 डिफरेंट शेल्स के लिए 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये आप वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपके पास शेल्स की वैल्यूज आ जाएगी कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यानी कि 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0। तो 1 से पुट करेंगे तो ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 आएंगे फर्स्ट शेल्स में। ठीक है, सॉरी इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होती है, 0 इसमें नहीं आएगा, इसको हम रेज कर देते हैं, 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो 1 से स्टार्ट होगी 1 2 3 एंड सो ऑन, क्योंकि ये तो 0 कर देते हैं ना फर्स्ट शेल्स के, तो हमारे होते ही नहीं है 0। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से स्टार्ट होती है, इसकी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 1 पुट करेंगे तो 2 इन 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 2, तो फर्स्ट में 2 आ जाएंगे। इसी तरह से 2 पुट करेंगे, 2 2s आर 4, 4 इंटू 2s आर 8, तो सेकंड शेल्स में आ जाएंगे आपके पास 8। इसी तरह से यानी कि के में आप कह लें 2 आपके पास आ जाएंगे, एल में आपके पास 8। इसी तरह से नेक्स्ट 3 पुट करेंगे, 3 3s आर 9, 9 2s आर 20 18, तो आपके पास थर्ड शेल्स में 18 आ जाएंगे। फिर आप 4 पुट कर लें। तो इस तरह से आप इस फार्मूला से 2n² से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास एक शेल्स में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें आ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है थर्ड क्वांटम नंबर, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो है वो हमें बताता है, ये जो आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसको आप एल से डिनोट करते हैं, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको आप एन से डिनोट करते हैं, और जो आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको हम एम एल से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास होती है 2l+1, और एल आपके पास क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है एन की वैल्यू 1 2 3 होती है, और आपके पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी आपके पास आ जाती है 0 1 2 3 एंड सो ऑन n-1 तक, n-1 तक आ जाती है। 0 से स्टार्ट करते हैं एल की वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन n-1 तक जाएगी। जो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी आपके पास आ जाती है 1 2 3 एंड सो ऑन। और जो आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसकी आपके पास वैल्यू होगी 2l+1, यानी कि 2l आपके पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज होंगी वो आप पुट करते जाएंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएंगी, यानी कि 0 पुट करेंगे 2 इंटू 0 0 1, तो आपके पास फर्स्ट में 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 1 पुट करेंगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये शब्द शेल्स उसके नेक्स्ट जो है वो फर्दर उनकी वैल्यूज आ जाएगी। उसके बाद लास्ट वन है आपके पास मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर्स MS। इसकी जो है वो स्पिन प्लस माइनस होती है, यानी कि हाफ स्पिन होती है ±1/2। ±1/2, तो ये मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज होती हैं ±1/2। इसी तरह से ये जो है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये इसको ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं कि या ऑर्बिटल्स के बारे में भी बताता है, या सब शेल्स भी कह सकते हैं आप, और ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं कि उनके बारे में बताता है। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो सब शेल्स के बारे में बताता है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो शेल्स के बारे में बताता है। और जो MS है ये आपको स्पिन के बारे में बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर इसको कहते हैं। This principle applies not only on two electrons but to any identical fermions in a same particle system। ये कहते हैं कि जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं है या फिर जस्ट फर्मियंस के लिए नहीं है, कोई से भी फर्मियंस जो एग्जिस्ट करते हैं इन द यूनिवर्स
उनके लिए जो कि आइडेंटिकल हैं उनको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे उनकी स्पिन्स को देखते हुए, ठीक है। तो इस तरह से हम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी फर्मियंस होते हैं हमारे पास। ये 2 कैटेगरीज होती हैं हमारे पास, फर्मियंस और बोसॉन्स। 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं आपके पास नेचर में, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास फर्मियंस होते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे, फर्मियंस और बोसॉन। Now students, the further explanation of Pauli exclusion principle. Here we consider 2 identical particles, for example 2 fermions and 2 single particle states, psi 1 and psi 2, यानी कि psi of B and psi of A. The electrons cannot occupy the same state. According to this principle, Pauli says that electrons cannot occupy the same state, कि electrons एक ही state में exist नहीं कर सकते, एक ही state में नहीं पाए जा सकते। अगर पाए जाएंगे तो उनकी जो spin है वो different होगी। Sign order as the exchange of any pair of rows and any pair of columns. Sign orders mean कि अगर हमारे पास 2 wave function हैं या 2 states हैं, let's suppose यहाँ पर हमारे पास state है psi of A, psi of B, ये 2 स्टेट्स हैं हमारे पास। अगर इनके ऑर्डर्स हम चेंज कर दें या फिर हम इनके साइन चेंज कर दें, देन हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स या 2 फर्मियंस एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करें, सिंगल पार्टिकल स्टेट में एग्जिस्ट करें। यानी कि सिमेट्रिक अगर वेव फंक्शन होगा फिर नहीं है, अगर एंटी सिमेट्रिक है तो फिर आपके पास वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी कि सिमेट्रिक स्पिन है उनकी, यानी कि दोनों की स्पिन जो है वो सेम है, अप है या फिर दोनों की डाउन है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और अगर एक की अप है और दूसरे की डाउन है देन वो एग्जिस्ट करेंगे। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर 2 से ज़्यादा भी हो जाएं देन भी वो एक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। वो किस तरह से, कि ये देखें अभी जैसे हमने लास्ट में किया कि ये आपके पास एक सिंगल स्टेट है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक की स्पिन ये है और एक की ये है, ठीक है। अब अगर थर्ड एलिमेंट होगा, थर्ड पार्टिकल होगा, तो उसकी स्पिन या तो अप होगी या फिर डाउन होगी। अगर एक ही स्टेट में हम उसको रखना चाहें, इन दोनों में से एक होगी। तो जब वो इन दोनों में से एक होगी, उसी स्टेट में हम इसको रखना चाह रहे हैं, फिर वो दोनों 2 स्पिन जो है वो अप हो जाएंगी या फिर 2 डाउन हो जाएंगी, तो फिर कैंसिल आउट कर देंगे, तो फिर वो सिंगल एक ही पार्टिकल रह जाएगा। तो इस तरह से ओनली 2 एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर उनकी स्पिन डिफरेंट है। अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो कैंसिल आउट कर देंगे, वैनिश कर देंगे। और वर्ड हमने यूज़ किया साल्टर डिटर्मिनेंट, तो वो साल्टर डिटर्मिनेंट्स भी आपके पास वैनिश हो जाता है। वो किस तरह से वैनिश हो जाता है कि यहाँ पे जैसे आप मैट्रिसेस में लेते हैं, ये एक डिटर्मिनेंट है, यहाँ आपके पास है 1 लेट्स सपोज, और यहाँ पर है 2 और यहाँ है 2 और यहाँ है आपके पास 1, तो ये साल्टर है। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट लें तो इसमें हम रोज को कॉलम या एक्सचेंज कर दें, ठीक है, कॉलम्स को रोज में या रोज को कॉलम्स में, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सचेंज ऑफ एनी पेयर ऑफ रोज एंड एनी पेयर ऑफ कॉलम्स। कोई एक पेयर चेंज कर दे तो वो फिर उसको वैनिश कर देता है जब हम स्टेट्स लेते हैं। ये तो सिंपल मैंने लिखा ना 1 2 डिटर्मिनेंट का आपको बताने के लिए कि साल्टर डिटर्मिनेंट हम किस तरह से लेते हैं। नेक्स्ट हम फर्दर देखते हैं, इसको हम लेंगे 2 स्टेट्स के लिए, तो वो फिर वैनिश हो जाता है। तो इस तरह से फिर वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो 0 हो जाते हैं। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी यही बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स या 2 फर्मियंस एक ही स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। कंसीडर 2 पार्टिकल्स, आइडेंटिकल पार्टिकल्स, फर्मियंस एंड 2 सिंगल पार्टिकल स्टेट्स। साई ऑफ A1 डिनोट्स पार्टिकल A इन स्टेट 1। अब ये जो आपके पास साई ऑफ A1 है ये डिनोट्स कर रहा है पार्टिकल A को इन स्टेट 1 में, एंड साई ऑफ B इन 2, यानी कि साई ऑफ B आपके पास एक और अदर पार्टिकल्स है जो इसको B स्टेट में, सेकंड स्टेट में डिनोट कर रहा है, डिनोट्स पार्टिकल्स B इन सेकंड स्टेट, एंड सो ऑन। A एंड B रिप्रेजेंट्स ऑल क्वांटम नंबर्स लेबलिंग इन द स्टेट्स, ठीक है। क्वांटम नंबर्स को लेबल करते हैं, ये हम नेक्स्ट देखते हैं इसको फर्दर। The possible states of 2 particle systems shown by representation
यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो दो सिस्टम हम लोगों ने अभी कंसीडर किए हैं कि दो स्टेट्स हैं, दो सिस्टम है हमारे पास, साई ऑफ ए इन स्टेट 1 एंड साई ऑफ बी इन स्टेट 2। तो दो सिस्टम है हमारे पास, दो पार्टिकल सिस्टम है और उनकी जो पॉसिबल स्टेट्स ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम्स की बन रही हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो वो हमारे पास क्या है, साई ऑफ ए 1 2, यानी कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग जो हैं वो एक दो स्टेट्स को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कंबाइन करके देखें कि पॉसिबल स्टेट्स क्या बन रही हैं वन पार्टिकल सिस्टम के लिए और सेकंड के लिए, तो यहाँ पर देखें साई ऑफ 1 2 विच इज इक्वल टू 1/√2 इंटू साई ऑफ ए 1 साई ऑफ बी 2 माइनस साई ऑफ ए 2 इंटू साई ऑफ बी 1। अब ये इस तरह से हम किस तरह से लिख सकते हैं कि पहला जो आपके पास पार्टिकल है वो ए स्टेट में, वन स्टेट में है पार्टिकल ए, और जो पार्टिकल बी है वो सेकंड स्टेट में है, माइनस जो आपके पास पार्टिकल ए है वो सेकंड स्टेट में है और जो पार्टिकल बी है वो फर्स्ट स्टेट में है। तो इस तरह से इनका कम्बिनेशन हम लिख सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में दो वेव्स फंक्शन को भी कंबाइन करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। और इनको अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं वो भी आप लोगों को पता है कि जब इस तरह से आपके पास डिटर्मिनेंट होगा तो आप उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग ही इनको लिखा गया है यहाँ पर भी। तो इसको हम इस तरह से इकट्ठा करके कंबाइन करके भी इस तरह से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ आपके पास 1/√2 आ जाएगा, साई ऑफ ए 1 साई ऑफ ए 2 साई ऑफ बी 1 एंड साई ऑफ बी 2। अब यहाँ पे 1/√2 क्यों आया है, किस तरह से यहाँ पे आया है, इसका मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। स्टूडेंट्स 1/√2 अब ये किस तरह से हमारे पास आया है इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है हमारे पास, जब हमारे पास दो वेव फंक्शंस होते हैं उनके नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में भी इसको जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो वो कंडीशन हमारे पास ये होती है कि अगर आपके पास कोई टर्म है, समेशन अगर आप ले रहे हैं उसका, लेट्स सपोज n इज इक्वल टू 0 1, यानी कि जो स्टेट है इसकी 0 और 1 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 टू इन्फिनिटी तक ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई ऑपरेटर है ए, तो आप उसकी कंडीशन क्या है कि ए ऑफ एन है, यानी कि एन से स्टार्ट हो रही है ना, इसको पुट कर लेंगे, ए स्टेरिक लेंगे, उसका कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल उसका वेव फंक्शन, ठीक है। तो ये दो स्टेट्स है, एक ओरिजिनल और एक उसका साथ में कम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं। अगर इनको हम सॉल्व करें तो आंसर आपके पास आए इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है, नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पे राइट अप भी कर लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो इसी कंडीशन को हम यूज करते हुए ये हमारे पास ये आता है सॉल्यूशन 1/√2। अब ये किस तरह से आता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास टू पार्टिकल्स हैं, हमने यहाँ पर टू पार्टिकल सिस्टम कंसीडर किया ना, तो यहाँ पर हम टू पार्टिकल सिस्टम लेते हैं तो वो हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी 1 to 2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट्स सपोज n इज इक्वल टू 1 to 2 1 to 2 and a steric a of n steric into a of n which is equal to 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं दो वेव फंक्शन लेके। सिमिलरली फॉर रियल वैल्यूज, अब हम लोगों को पता है ए स्टेरिक, अब हम इसका अगर हम स्टेट में लिखें, जैसे हम लोगों ने ये देखा था 1 और 2 स्टेट्स में लिखा, अगर हम इसको लिखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्टेरिक इंटू ए, यानी कि ए एन ऑफ स्टेरिक इंटू ए ऑफ एन प्लस एन स्टेरिक। ये कम्बिनेशन है हमारे पास, दो स्टेट्स को हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है।
एक होता है सिमेट्रिक फंक्शन के लिए, एक होता है एंटी सिमेट्रिक फंक्शन के लिए। अब हम पहले a इंटू ए स्टेरिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। अब हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एक और प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने लिखा था कि ए स्टेरिक को हम इक्वल टू फॉर रियल वैल्यूज, अगर हम कम्प्लेक्स वैल्यूज को ना लें, इग्नोर कर दें, तो फिर हम कम्प्लेक्स वैल्यूज का जो है वो ए स्टेरिक, उसको हम इक्वल टू ए लिख सकते हैं। ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, जस्ट फॉर कंसेप्ट के लिए जो है वो मैं यहाँ पर आपको ये बता रही हूँ उसकी डेरिवेशन। अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको 1/√2 वैल्यू जो है वो याद कर लेंगे। जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी उतना आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, और साथ में आप फैक्टोरियल ले लेते हैं अगर ज़्यादा स्टेट्स हो। 1/2 अगर फैक्टोरियल लेंगे, 2 का फैक्टोरियल 2 आपके पास आता है, लेकिन अगर 3 लेंगे फिर उतनी नंबर ऑफ स्टेट्स की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स आपके पास बन सकती हैं। इसको अगर एक इक्वल लिखेंगे तो फिर आपके पास ये वाली स्टेट कैसे बन जाएगी, ए स्क्वायर, क्योंकि हम ए स्टेरिक की जगह पे भी ए लिख लेंगे और ए ऑफ एन की जगह पे भी ए लिख लेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। एन को आप यहाँ पे 1 समझ लेना कि 1 पुट किया है 1 स्टेट के लिए, तो ये आपके पास बन जाएगा ए ऑफ एन की जगह, यानी कि A1 है आपके पास स्टेरिक विच इज इक्वल टू ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। और ये आपके पास ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें फॉर वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए, तो फिर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ए इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर 1 ही आएगा, तो इसलिए ओनली 2 के ऊपर आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा 1/√2। तो इस तरह से ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में है कि आपके पास ये वैल्यू आती है 1/√2। अगर 2/√2 का फैक्टोरियल लेंगे वो 2 ही आएगा, इसलिए हम यहाँ पे फैक्टोरियल का साइन नहीं लिख रहे। लेकिन अगर आप मल्टीपल स्टेट्स लेंगे तो देन आपके पास यहाँ पे फैक्टोरियल आएगा जो कि शो करेगा कि आपके पास कितने पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं इस कम्बिनेशन के लिए जो आप पार्टिकल्स का सिस्टम ले रहे हैं। अगर 2 पार्टिकल का सिस्टम ले रहे हैं, 2 कम्बिनेशन है। इसी तरह से अगर आप n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए लेंगे तो फिर आपके पास 1/√n फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। अगर 3 है तो 3 फैक्टोरियल, इसी तरह से 4, तो डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट फैक्टोरियल्स आएगा। नो स्टूडेंट्स, द एक्सचेंज ऑफ अ पार्टिकल पेयर इज इक्विवेलेंट टू द इंटरचेंज ऑफ 2 rows ऑफ डिटर्मिनेंट विच इज नोन एज चेंज इट्स साइन बाय द फैक्टर 1/√2 दैट इज इंक्लूडेड टू नॉर्मलाइज द एक्सपेंशन। यही चीज़ लिखी है जो भी मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाई है कि अगर हम उसको चेंज करते हैं रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रो में, या उसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो वो क्या करेगा, उसका साइन को चेंज कर देगा और देन हम नॉर्मलाइजेशन के एक्सपेंशन कर सकते हैं और 1/√2 फैक्टर के साथ उसको जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट को। नो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज इफ ए इज इक्वल टू बी। अगर हमारे पास दोनों स्टेट्स में वो इक्वल आ जाए, द सिमेट्रिक वेव फंक्शन इज, फिर वो जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा ना वो वैनिश हो जाएगा। अगर सेपरेटली होगा तो वो फिर एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा जो कि वैनिश नहीं होगा। और अगर हमारे पास दोनों स्टेट्स इक्वल आ जाएं, इफ ए इज इक्वल टू बी, देन सिमेट्रिक वेव फंक्शन इज वैनिश। फॉर एग्जाम्पल 1/√2 psi of A1 psi of A2 psi of A1 psi of A2। अब ये देखो दोनों एक एक इससे कर लें या इससे कर लें, वो दोनों वैनिश कर देंगी, यानी कि 0 हो जाएगा। आपके पास साल्टर डिटर्मिनेंट जो है वो वैनिश हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब ये चीज़ 0 आ गई, इसको 1/√2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। Thus, 2 identical particles with antisymmetric wave function cannot share a single eigenlevel, which is known as Pauli exclusion principle। अब ये वाली जो चीज़ है जो वैनिश हो रही है, यही Pauli exclusion principle बता रहा है कि अगर सेम स्टेट हो
उसमें दो पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते और इस तरह से वो वैनिश कर देता है। लेकिन टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स विद एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन, अगर एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा तो वो फिर शेयर नहीं करेगा कि एक ही आइगन वैल्यू लेवल हो, जैसे कि ये यहाँ पे शो किया गया, तो उसको हम कहते हैं विच इज़ नोन एज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर हम जनरलाइज करें एंटीसिमेट्रिक पार्टिकल्स को, फॉर एग्जांपल हम कहें कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और उनको हम साल्टर डिटर्मिनेंट में किस तरह से लिखते हैं, तो फिर हम उसको इस तरह से लिखेंगे, इफ़ जनरलाइज द एंटीसिमेट्रिक पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास सिस्टम ए है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे साई ऑफ ए 1 2 3 एंड सो ऑफ n, विच इज इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल, and in Salter determinant we write for first state 1 psi of a particles in one state, and similarly second रो में आपके पास, सेकंड कॉलम में आपके पास आएगा psi of b, यानी कि सेकंड रो में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा psi of a के बाद सेकंड कॉलम psi of a2 and so on psi of an, एंड इसी तरह से सेकंड यहाँ पे टर्म अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा psi of b1 psi of b2, फिर सेकंड कॉलम में आ जाएगा psi of b2 एंड सो ऑन psi of bn, एंड इसी तरह से इसको अगर हम करें सो ऑन psi ऑफ n, लास्ट वाली टर्म हमारे पास n है, तो psi ऑफ n ऑफ 1 एंड सो ऑन psi ऑफ n ऑफ n। तो इस तरह से फॉर n टर्मिनल्स के लिए, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम इसको इस तरह से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। This principle plays a central role in understanding of many phenomena, including the periodic table of elements and their chemical activities. कि ये जो हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये सिर्फ हमारे पास यही जो पार्टिकल्स की स्पिन को, यानी कि ये जो हमें बताता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स या दो फर्मियंस एक स्टेट में एक टाइम में जो है वो नहीं एग्जिस्ट करते, या तो उनकी स्पिन डिफरेंट हो देन वो वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज वो उस सिस्टम के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वैनिश कर देते हैं, साल्ट डिटर्मिनेंट को वैनिश कर देंगे, ज़ीरो हो जाएगा अगर आप उसको इंटरचेंज भी करें। ठीक है, तो इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में भी हेल्प करता है डिफरेंट एलिमेंट्स की एंड उसकी केमिकल एक्टिविटीज़ में भी। द इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल एंड शेल स्ट्रक्चर इन एटम, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन में भी ये रोल प्ले करता है कि इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन या कंट्रीब्यूशन हम किस तरह से करते हैं डिफरेंट शेल्स में, सब शेल्स में जो हम क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं, और स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल एंड शेल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बताता है। नो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। व्हाट इज़ द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द रिलेटेड टू द स्पिन। These are the reference books for further details of this topic. If you have a problem, then you can ask me on comment box, and thank you so much. Allah Hafiz.